हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्रेंड्स। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 1 की समरी के साथ आपके साथ हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके लिए नोट्स की तरह लेके आया है जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए सीटेट, TSSB, KVS और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर है विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर का 2 की वर्ड्स है, जो पूरा जो चैप्टर है वो 2 की वर्ड्स में बना हुआ है। ठीक है, तो वर्ड्स क्या है? विविधता और गैर बराबरी। विविधता क्या है, डाइवर्सिटी क्या है? तो जो डिफरेंस है वो विविधता है। डिफरेंस कैसे है? डिफरेंस कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी का खाने पीने का तरीका अलग है, किसी का रहने सहने का ढंग अलग है, किसी का पहनावा अलग है, किसी का धर्म अलग है, किसी की भाषा अलग है, और डिफरेंट चीज़ एक्सेट्रास। ठीक है, अब आते हैं कि गैर बराबरी क्या है। गैर बराबरी या असमानता, किसी के पास धन है, किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास अवसर बहुत है और आदि चीज़। ठीक है, और सब कुछ होना, और भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें सब कुछ होना, और किसी के पास कुछ भी ना होना, अमीर गरीब, जाति व्यवस्था आदि जो है वो क्या है? असमानता या गैर बराबरी के उदाहरण हैं। ठीक है, क्या समझे कि जो इंडिफरेंस है लोगों के बीच, कैसे इंडिफरेंस? किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, गरीब है, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। ये सब क्या है? असमानता का एग्जाम्पल है। अब समझते हैं क्या भारत में विविधता। ठीक है, डाइवर्सिटी इन इंडिया कैसे है? डाइवर्सिटी यानी डिफरेंस, हर स्टेट अलग है एक दूसरे से, हर इंसान अपने आप में अलग है। तो क्या है? डाइवर्सिटी है। तो भारत क्या है? वो डिफरेंट तरह के जो कल्चर है, ट्रेडिशन का एक क्या उसे बंडल है। ठीक है, हर चीज़ की तरह फ्लावर्स का बंडल देखे होंगे आप, अगर बुके देखते हो तो देखते हो रोज़ होता है, लिप्स होते हैं, डिफरेंट तरह के फूल होते हैं। तो क्या होता है? एक जगह इकट्ठे होते हैं वो पूरे फूल एक जैसा। तो वैसे ही भारत में जो है डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशन और जो भी डाइवर्सिटी है भारत का, वो एक जगह है पूरे भारत में। तो यही है कि भारत में विविधताओं का देश है। भारत जो है वो विविधताओं का देश है। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती है, धर्म है, त्यौहार है, खाना है। ठीक है, ऐसे तो ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है भारत में। ठीक है, लेकिन और भी है, हर स्टेट का अपना एक लैंग्वेज है, अपना लैंग्वेज है। ठीक है, ऑफिशियल जो है सो है, उसके अलावा भी है। अगर आप आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि 172 तरीके के भाषाएं बोली जाते थे बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़े हैं तो इस लर्निंग ट्रेंड्स के चैनल पे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि उद्देश्य सबका एक ही है लेकिन माध्यम अलग अलग है। सब उद्देश्य का क्या समझेंगे कि खाना सबको है लेकिन खाने का तरीका अलग हो सकता है। खाना जो है, जो हम जो मिल ले रहे हैं वो अलग हो सकता है। ठीक है, अगर हम रोटी सब्जी ले रहे हैं तो कोई चावल दाल भी ले सकता है। तो वो लेकिन खाना जो वो हमारा मेन मोटिव है और मेन उद्देश्य है। तो वैसे ही उद्देश्य सारे का एक ही है लेकिन माध्यम अलग है। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। आगे है हम विविधताओं को कैसे समझे, हम जो है वो डाइवर्सिटी को कैसे समझे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अब इसको कि डाइवर्सिटी है क्या। तो जो लोग होते थे पुराने ज़माने में, वो काम के चलते या फिर किसी कारण से जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। ठीक है, जब लोग दूसरी जगह या नई जगह बसने लगते हैं, वहाँ जो है वहाँ कैसी संस्कृति आती है? वहाँ मिश्रित संस्कृति, ठीक है, उभरती है, या नई संस्कृति जो है वो विविधता लाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर। ठीक है, जो हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है जब लोग वहाँ से आए थे तो हमारा जो पहले जो भारत का जो अपना कल्चर था, साड़ी पहनना या फिर आप कह सकते हो धोती कुर्ता पहनना, वो चेंज हुआ। कब? जब हमारे देश में अंग्रेज आए, वहाँ का जो कल्चर आ गया, पैंट यूज़ करने लगे, जीन्स यूज़ करने लगे। तो ये क्या हुआ कि मिश्रित संस्कृति को उभारी। ठीक है, मिश्रित संस्कृति आ गई यहाँ पे। अब यहाँ कहीं लोग पहन रहे हैं साड़ी, फिर जीन्स भी पहन रहे हैं, तो मिक्स हो गया दोनों कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर क्या हो गया? वो मिक्स हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है कि किसी क्षेत्र की विविधता पर वहाँ के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का प्रभाव होता है। ज़रूरी है, ऑब्वियसली है कि जो भी है किसी भी जगह का जो है क्या कह सकते हैं आप, डाइवर्सिटी। ठीक है, विविधता जो है वो उसके ऐतिहासिक, उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल जो फैक्ट है वो मैटर करता है। ठीक है, हिस्ट्री कैसे? जैसे इंडिया का जो हिस्ट्री है, वो यहाँ का जो कल्चर है कि अतिथि देवो भव, या हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये क्या है? यहाँ का जो है कल्चर है, ये हमें हिस्ट्री
से ही हम देख रहे हैं। और हमारा भूगोल का तो यहाँ हम जो है हमारा खाना जो हम खाते हैं वो वेस्टर्न कल्चर से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ का भौगोलिक जो है वो अलग है, सर्कमस्टांसेस जो है वो अलग है वेस्टर्न लोगों के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग खाना बना के खाते हैं, उबाल के नहीं खाते। वेस्टर्न लोग जो है वो उबाल के खाते हैं। तो ये क्या, ये फैक्टर कर रहा है कैसे, हिस्ट्री और जोग्राफिकल फैक्टर से, ठीक है। तो और इसका नेक्स्ट समझ सकते हैं जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जो जीवन बसर करने का तरीका होता है, ठीक है। जो पहाड़ी लोग होते हैं उनका जो जीवन बसर जो करते हैं उनका तरीका, और जो प्लेन एरिया में रह रहे हैं उनका जीवन बसर करने का तरीका दोनों का डिफरेंट होगा, ठीक है। समझ सकते हो। अब देखते हैं इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। राजस्थान आप देख रहे हो, समझ रहे हो, पूरा डेजर्ट एरिया, ठीक है। वहाँ पे घर कैसे होते हैं, मोटे मिट्टी जो होता है वहाँ का, मिट्टी से बने हुए दीवार होते हैं मोटी मोटी, और जो छतें होती है वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। लेकिन जब आप प्लेन एरिया में आओगे तो यहाँ पे जो छत होते हैं वो छत होते हैं सपाट, जो छत जैसे होते हैं, जहाँ पे आप जा सकते हो, सुबह शाम जाते हो। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। और भी एग्जाम्पल है, मनाली में भी छत जो होते हैं वो थोड़े स्लाइड टाइप के होते हैं। क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, बारिश अधिक होती है, तो वो जो है वो वहाँ जम ना जाए, वो रुक ना जाए, जमा ना हो जाए, इसलिए वो स्लाइड होता है। लेकिन जो प्लेन एरिया है वहाँ पे तो बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। वहाँ पे पानी इकट्ठा भी हो सकता है, आप रह भी सकते हो। तो ये डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया, ये विविधता हो गई, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एनसीईआरटी जो है वो सिविक्स में एग्जाम्पल लिया बच्चों को इस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो ये आप देखेंगे पेज नंबर 10 में है सिविक्स के चैप्टर 1 में, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल लिया है क्या चीज़ का, लद्दाख का। लद्दाख जो है वो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर जो एरिया है, जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसके जो पूर्वी हिस्से में पहाड़ों के बीच में जो है एक रेगिस्तानी एरिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। लंबे समय तक ये जो है वो बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक है। ये एक ठंडा रेगिस्तान भी इसको कहते हैं। ईवीएस में आप पढ़े होंगे, आई होप। अगर नहीं पढ़ा है तो लर्निंग टेंस के ईवीएस प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें, ठीक है। जो लद्दाख है वहाँ पे जो वर्षा होती है वो कम होती है, खेती भी नहीं होती, ठीक है। पेड़ भी बहुत कम होते हैं। जब वर्षा ही नहीं हुई तो खेती कहाँ से होगी और पेड़ कहाँ से होंगे, है ना। तो अब आते हैं इसका मेन जो है लद्दाख का जो मेन है, लद्दाख जो जाना जाता है किस लिए, पश्मीना शॉल, पश्मीना ऊन के लिए। जो वहाँ पे वहाँ के जो लोग होते हैं वो एक खास तरह के बकरी को पालते हैं, ठीक है, जिससे वो पश्मीना ऊन निकालते हैं। बहुत संभाल के अच्छे से सफाई से निकालते हैं ताकि बकरी को भी हार्म ना हो और उनका भी काम हो जाए। तो वो पश्मीना ऊन निकालते हैं और कश्मीर के जो व्यापारी होते हैं उनको वो बेचते हैं। और वो व्यापारी जो होते हैं कश्मीर के लोग उससे उस ऊन से वो शॉल बनाते हैं, ठीक है। और वो अब जानते ही हो पश्मीना शॉल एक तो बहुत डिमांडिंग है और प्लस बहुत महंगा भी है। क्यों? तो समझ रहे हो कि कितनी मेहनत है उसके पीछे, ठीक है। अब आते हैं वहाँ जो लोग होते हैं, जो फैमिलीज़ होती है, वो हर एक फैमिली, ठीक है, हर एक फैमिली जो है गाय, बकरी और याक पालती है, ठीक है। ज़रूरी है वहाँ रहने सहने और खाने के लिए। घर का जो डिस्टेंस है बहुत दूर होता है एक दूसरे से, तो अब जीवन जीने के लिए तो चाहिए, तो गाय, बकरी और याक पालते हैं। याक ट्रैवल करने के लिए, ऑब्वियसली गाय दूध और बकरी भी, और आप जान रहे हैं बकरी से ही तो वो पश्मीना ऊन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ के लोग जो होते हैं वो भोजन क्या करते हैं, भोजन जो इनका होता है मेनली जो होता है वो दूध से बने हुए पदार्थ पे और मांस पर आश्रित होते हैं। मेनली जो होता है वो दूध का बना हुआ सामान, जैसे पनीर हो गया या फिर आप कह सकते हो घी हो गया, ये सब तरीके का चीज़ें वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। और मांस जो इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है, वो चीज़ें वो यूज़ करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है कि यहाँ जो ये जो है लद्दाख, यहाँ पे बहुत सारी घाटियाँ हैं, ठीक है, जिससे गुजर कर जो है घाटियों से गुजर कर व्यापारी लोग जो थे वो यहाँ से लद्दाख से तिब्बत जाया करते थे। क्यों? व्यापार करने के लिए। लद्दाख के रास्ते से ही बौद्धिक धर्म का प्रचार होते हुए तिब्बत तक गया था, ठीक है। इसको लद्दाख को ही छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ पर 400 साल पहले इस्लाम का आगमन हुआ था, ठीक है। कहाँ? लद्दाख में। कब हुआ था? 400 साल पहले। आज अच्छी खासी वहाँ संख्या में मुसलमान रहते हैं सबको पता है। लद्दाख में गानों और कविताओं की काफ़ी मौखिक संग्रह है, ठीक है। काफ़ी अच्छे मात्रा में वहाँ जो है ओरली जो है गीत हैं, गाने हैं, वहाँ के लोकल पोएम्स हैं, वहाँ पे अच्छे खासे हैं, ठीक है। तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा, इम्पॉर्टेंट है, ये ईवीएस में भी है, याद कर ले कृपया कर, ठीक है। केसर सागा क्या है? ग्रंथ है। कहाँ का? तिब्बत का। लद्दाख में बहुत प्रचलित है, मतलब अच्छी खासी तरीके से ये प्रचलित है।
इसके स्थानीय रूप को जो है, स्थानीय रूप वहाँ का जो लोकल ये है, कह सकते हो आप फोक तरीके से जो है, मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम गा रहे हैं या सिर्फ बौद्ध, नहीं, दोनों गाते हैं केसर सागा को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ईवीएस में भी है, याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो कीजिए आप रख लीजिए, ये आएगा ही आता है ये पॉइंट, क्योंकि ये ईवीएस से भी रिलेटेड है। तो आप देख रहे हो कैसे ईवीएस से सिविक्स रिलेटेड है। तो अगर आपका ईवीएस अच्छा है तो आपको सिविक्स में उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, अगर आपका सिविक्स अच्छा है तो ईवीएस भी आपका इजीली हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है केरल के बारे में। मेन पर्पस क्या है लद्दाख और केरल के बारे में बताने का? ठीक है, एनसीईआरटी को ये आगे पढ़ते हैं, पहले समझते हैं केरल के बारे में। केरल के बारे में, ठीक है, तो केरल जो है कहाँ है? वो भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा एक राज्य है। ठीक है, कहाँ है बसा हुआ? दक्षिण पश्चिम में। और वो कहाँ था? पूर्वी हिस्से में था। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के, समझ रहे हो, दोनों एकदम ऊपर एक नीचे एकदम। ठीक है, और एक तरफ जो है ये केरल क्या हुआ? समुद्र से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ किससे घिरा हुआ है? पहाड़ से घिरा हुआ है। एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। ठीक है, पहाड़ पर जो, तो आइए आप समझते हैं केरल के बारे में। ठीक है, तो आप देखा लद्दाख कहाँ है? लद्दाख के पूर्वी हिस्से में, किसके? जम्मू और कश्मीर के। ठीक है, तो अब केरल की तरफ, केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा एक राज्य है। इसके एक तरफ, केरल के एक तरफ क्या है? समुद्र, और दूसरी तरफ क्या है? पहाड़ी है। ये जो केरल है, क्या केरल किस लिए जाना जाता है? मसालों के लिए जाना जाता है। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा क्या प्रोडक्शन होता है? मसाला होता है। पहाड़ी पर विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। केरल के पहाड़ी पे विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। लौंग हो गया, इलायची हो गया, गरम मसाला हो गया, सब कहाँ? पहाड़ पे, केरल के पहाड़ पे उगाए जाते हैं। मसालों के कारण यह क्षेत्र जो है व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र बना है। ठीक है, जो व्यापारी है वो यहाँ पे मसालों के कारण आए थे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। किस लिए? मसालों के लिए। माना जाता है कि 700 साल पहले यहाँ ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस यहाँ आए थे। 700 साल पूर्व यहाँ ईसा मसीह के धर्मदूत जो थे थॉमस, वो यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म का लाने का श्रेय किनको जाता है? थॉमस को जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस को जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में नेक्स्ट है कि इब्न बतूता जो है वो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे। ठीक है, और यहाँ अपनी यात्रा वृत्तांत में उन्होंने केरल के मुसलमानों समुदाय के बहुत इज़्ज़त के बारे में बताया, लिखा था। ठीक है, कि वहाँ के लोगों को मुस्लिम जो हैं उनको बहुत इज़्ज़त मिलती है। वहाँ का त्यौहार क्या है? केरल का त्यौहार है ओणम। ओणम में किस तरीके की प्रतियोगिता होती है? तो नाव प्रतियोगिता होती है। उस प्रतियोगिता में जो नाव यूज़ होता है उस नाव का नाम है वल्लम। ठीक है, ये भी ईवीएस में है, वल्लम नाव। ओणम फेस्टिवल में इसका प्रतियोगिता होता है। ठीक है, नाव जो है वो किस चीज़ से बनी होती है? लकड़ी से बनी होती है। एक छोटी नाव होती है, उस नाव का क्या नाम है? वल्लम नाव होती है। वल्लम नाव कहाँ चलती है? केरल में चलती है। ठीक है, समझ गए क्या? देख रहे हैं, यहीं से 2-3 ईवीएस के क्वेश्चन निकल गए हैं। ठीक है, ध्यान से सुने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है कि केरल में जो है चावल की खेती अधिक होती है। वहाँ पे उतना अच्छा ज्योग्राफिकल है कि वो वहाँ पे खेती होती है। किस चीज़ की? चावल की। वहाँ के जो अधिकतर लोग हैं मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है इजीली अवेलेबल है। मछली समुद्र से मिल जा रहा है, चावल ज्योग्राफिकल सर्कमस्टांसेस अच्छे होने के कारण चावल से ही हो रहा है, और सब्जी अच्छी उग जा रही है। तो वहाँ का जो है मेन फूड हो गया, क्या हो गया? सब्जी, मछली और चावल जो है वहाँ के लोग अधिकतर खाते हैं। लेकिन लद्दाख में क्या खाते हैं? दूध के बने पदार्थ खाते हैं, और मांस से पर आश्रित होते हैं। मांस खाते हैं। क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल है। उनका सर्कमस्टांसेस वहाँ पे वो है, गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं और याक पालते हैं, इसीलिए वो क्या दूध से बने चीज़ खाते हैं। यहाँ पे लोग चावल खा रहे हैं और मछली खा रहे हैं। क्यों? इजीली अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है एनसीईआरटी है कि दोनों क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति अलग है। दोनों क्षेत्र का, केरल और लद्दाख का क्या ज्योग्राफिकल एरिया क्या है? डिफरेंट है ज्योग्राफिकली। ठीक है, कैसे? केरल गर्म प्रदेश है लेकिन लद्दाख ठंड है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है लद्दाख को। ठीक है, वहाँ पे जो है लोग दूध का सामान खाते हैं, मांस खाते हैं। यहाँ लोग चावल मछली खा रहे हैं। ठीक है, ऐतिहासिक प्रभाव एक जैसा है। वहाँ भी व्यापारी आए थे। क्यों? उनके लिए पश्मीना, उनके लिए व्यापारी जो है वहाँ पे जो है लद्दाख से तिब्बत गए बौद्ध लोग, बौद्ध का प्रचार करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा केरल में जो है किस लिए आए थे व्यापारी? मसालों के लिए। मसाला जो है यहाँ का आकर्षण का केंद्र बना व्यापारियों के लिए। ठीक है, सांस्कृतिक जीवन पर जो
इतिहास एवं भूगोल का प्रभाव पड़ा सांस्कृतिक जीवन पर, ठीक है। इतिहास यानी देख रहे हो कैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल प्रभाव पड़ा, यानी फैक्टर पर मैटर पड़ा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है क्या कि आज जो है आज भी हमारे रीति रिवाज एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। हमारा जो रीति रिवाज है एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है। कदम कदम पर जो है सांस्कृतिक विविधता दिखाई देती है, ठीक है। डिफरेंट हम हर 10 कदम के बाद डिफरेंट कल्चर को देख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट भाषा सुन सकते हैं, तो ये क्या डाइवर्सिटी दिखाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं विविधता में एकता। पॉइंट है विविधता में एकता, ठीक है। भारत की जो विविधता है या अनेकता है, विविधता कह लो या अनेकता कह लो, को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है, ठीक है। भारत में जो है विविधता या अनेकता को उसकी क्या ताकत का स्रोत माना गया है। कैसे? जब भारत में अंग्रेज का राज था, ठीक है, तो विभिन्न धर्म के लोग, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुषों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ा था, ठीक है। और हम लोग अंग्रेजों पे विजय पाए थे। तो ये क्या शो कर रहा है कि हम लोग अनेकता में भी एकता थे या विविधता में भी एकता थे। स्वतंत्रता यानी जो फ्रीडम के टाइम में जब हुआ था, जब गाना बना था वहाँ पे, जब उस टाइम के जो गीत बने थे, जो चिन्ह बने थे, वो भी जो है विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते थे, ठीक है। वो हमारा जो विश्वास है कि हम लोग अलग होके भी एक हैं, उसको बनाए रखते थे। उस टाइम के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो गीत और चिन्ह बने थे, ठीक है, उनमें से एक विचार जो है नेहरू जी ने दिया था। क्या दिया था कि अनेकता में एकता। भारत क्या रिप्रेजेंट करता है? अनेकता में एकता। और उस टाइम जो रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे नेशनल एंथम के जो रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी उस राष्ट्रीय गान में इसका पहचान दिया था। आप राष्ट्रीय गान जब गाएंगे देखेंगे तो उसमें भी दिया हुआ है कि पूरे कंट्री को कैसे डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशंस को एक गीत में उन्होंने राष्ट्रीय गान में पिरोया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।